हेलो स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट करना है आज। तो एकदम बिल्कुल फुल एनर्जेटिक मोड में आ जाओ। हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, इस चैप्टर में हमने पढ़ना है एसिड के बारे में, बेसिस के बारे में और सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, नाउ कम टू द टॉपिक। ओके, अच्छा, 1000 बार सुना होगा एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। कोई हमें बता तो नहीं सकता, बट कोई हमें लिख के बता दे ग्रुप में, जिसको एसिड बेस आते हैं, एक बार हमें लिख के बताएं कि एसिड होते क्या है और बेसिस क्या होते हैं। बुक की डेफिनेशन नहीं लिखनी, ठीक है। तो जनरली आपके जो एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं ना। एक जो बेसिक टेस्ट होता है कि एसिड तो खट्टे होते हैं और बेसिस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं और थोड़े सोपी होते हैं। टच जो होता है ना, छुओगे तो वो थोड़े सोपी सोपी से होंगे। ठीक है, क्लियर। तो एसिड जो कि आपके खट्टे हैं, और वो दूसरा जो हमारा तरीका है उनको आइडेंटिफाई करने का, वो है लिटमस पेपर टेस्ट, है ना। करते आ रहे हैं लिटमस पेपर टेस्ट, है ना। अभी जैसे कि हमारे पास ये सॉल्यूशन है, लेमन है, लेमन जूस है, विनेगर है और बेकिंग सोडा है। तो तुमको पता है कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है ना। अब हर चीज को तो आप टेस्ट नहीं करोगे ना, है ना, क्योंकि हर चीज जो होती है वो एडिबल नहीं होती, खाने लायक नहीं होती। तो हर चीज को तो आप टेस्ट करके नहीं देखोगे कि अरे ये खट्टा है कि कड़वा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं। ठीक है ना, लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे तो आपके जो एसिड होते हैं, हमेशा याद रखना, एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। जबकि बेसिस उल्टा करेंगे, वो क्या करेंगे, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देंगे। ठीक है, तो एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, बेसिस रेड को ब्लू करते हैं। ठीक है, तो जो लिटमस है आपका वो नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, सिमिलरली टर्मरिक भी आपका एक अनदर इंडिकेटर है। टर्मरिक जो है आपका एसिड बेस इंडिकेटर है। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा टर्मरिक कैसे, जैसे आपके खाने के, आपके कपड़ों पर कुछ सब्जी गिर जाए, है ना, कोई दाल या कोई सब्जी आपके कपड़े पे गिर गई है, तो ऑब्वियसली उसका दाग लग जाता है कपड़े में, है ना। दाग लग गया तो वो क्या होता है, हल्दी के स्टेन होते हैं ना, जो लगता है ना आपके कपड़े में, वो हल्दी का स्टेन होता है। ठीक है, टर्मरिक स्टेन। तो व्हेन यू अप्लाई सोप ऑन दैट स्टेन, ठीक है, जब कभी भी आप उस स्टेन पर सोप अप्लाई करोगे, आपको हमेशा देखना, कभी घर में करके भी देख लेना, मैंने तो बहुत कपड़े धोए हैं, तुमको भी पता होगा। ठीक है, वो जो स्टेन का कलर है वो येलो से डार्क रेड हो जाता है। ठीक है, येलो से डार्क रेड हो जाता है। जो टर्मरिक होता है आपका, जनरली वो बेसिक मीडियम में डार्क रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो इस शोस की जो सोप है, जो साबुन आपने लगाया है, वो कैसा है, वो बेसिक है, बेसिक इन नेचर। ठीक है, वो बेस है जो सोप है आपका। ठीक है, क्लियर। तो कहते हैं इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो फिर से येलो हो जाता है। रेड वो तब तक रहता है जब तक उसके ऊपर सोप है, जैसे ही आपने सोप हटाया तो फिर से येलो हो जाता है। ठीक है, क्लियर। तो इट शोज कि जो आपका टर्मरिक है वो एक बेसिक मीडियम में रेडिश कलर शो करता है। उसके बाद ये तो चलो नेचुरल इंडिकेटर हो गए, कौन से, लिटमस, टर्मरिक। हमारे पास बड़े सिंथेटिक इंडिकेटर भी हैं। सिंथेटिक मतलब जो लैब्स में बने होते हैं। ठीक है, जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, जो इंसानों ने बनाए हैं लैब में। ठीक है, उसमें हमारे पास दो है, एक तो मिथाइल ऑरेंज है, दूसरा है फिनोफ्थलीन है। ठीक है, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए बिल्कुल। हर इंडिकेटर किस मीडियम में क्या कलर देता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में बड़ा क्वेश्चन आपको इसलिए देखने को मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन आते हैं आपके पास गैस वाले। ठीक है, केमिकल कंपाउंड आपसे गैस करवाते हैं। ठीक है, आपको उसकी प्रॉपर्टीज बता देंगे, जैसे कि अरे फलाना कोई बताएगा कि इसका मोलिकुलर मास ये है और ये जो बेसिक मीडियम में येलो हो जाता है मिथाइल ऑरेंज में अगर डालो तो, सॉरी उल्टा बोल के, ये मिथाइल ऑरेंज अगर इसमें डालो तो येलो कलर हो जाएगा। अगर आपको ये पता हो कि मिथाइल ऑरेंज येलो कलर शो कहाँ करता है, तभी तो आपको आइडिया लगेगा कि जिस कंपाउंड के बारे में वो बात कर रहे हैं वो एक बेस है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस देखते जाएंगे, अभी घबराना नहीं है, अभी सिर्फ कंसेप्ट्स को पढ़ना है और समझना है और याद रखना है। ठीक है, तो जो मिथाइल ऑरेंज है वो एसिडिक मीडियम में तो रेड कलर देगा। अगर आपने मिथाइल ऑरेंज डाल दिया किसी ऐसी जगह, किसी ऐसे सॉल्यूशन में जो एसिडिक है, तो उस मिथाइल ऑरेंज कैसा कलर देगा, रेड कलर देगा। ओके,
वेयर एज अगर आपने वो बेसिक मीडियम में डाला है किसी में तो वो येलो कलर देगा, ठीक है, वो क्या देगा आपको, येलो कलर। उसके बाद नेक्स्ट इज योर फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन क्या होता है, एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है, मतलब कोई कलर नहीं देता, ठीक है। फिनोफ्थलीन जो है एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है, जबकि बेसिक मीडियम में बड़ा डार्क पिंक कलर देगा, ठीक है। तो आप फिनोफ्थलीन को एसिडिक मीडियम में तो यूज नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि वो कलर ही नहीं दे रहा, कोई कलरलेस इन द सेंस कि वो कलर नहीं दे रहा, ठीक है। तो जो पहले सॉल्यूशन का कलर होगा वही रहेगा, कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो आपको क्या पता चलेगा कि इसमें एसिड है कि नहीं है ना। ओके, नाउ अगर वो पिंक हो जाता है इसका मतलब क्या है कि उसमें बेस प्रेजेंट है। तो फिनोफ्थलीन जो जनरली है हम बेसिक मीडियम में यूज करते हैं, क्योंकि वो बेस में बेसिक मीडियम में पिंक कलर शो करता है, ठीक है। ओके, उसके बाद ये हल्का सा आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए कुछ बॉक्स बना रखा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है पर थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए है, तो हल्का सा पढ़ सकते हैं आप। जैसे जो लिटमस है आपका, एक पर्पल डाई होता है जिससे लिटमस पेपर बनता है जनरली, वो एक लाइकेन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आपको ये डिवीजन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने की जरूरत नहीं है, बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद कर सकते हो। केमिस्ट्री में डिवीजन का कोई लेना देना है नहीं है, ठीक है। ओके, तो कहता है कि जब लिटमस आपका सॉल्यूशन ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, तो अब इसका कलर पर्पल होता है, ठीक है। वेरास एसिडिक में मैंने बता दिया ब्लू को रेड कर देगा, और पर्पल सॉरी बेसिक में रेड को ब्लू कर देगा, ठीक है। अब ये जो है बाकी देयर सो मैनी उसने नेचुरल इंडिकेटर बता रहे हैं, जैसे कि कैबेज की लीव्स हैं, टर्मरिक है, कलर्ड पेटल्स हैं किसी फ्लावर्स की, ये 2-3 फ्लावर्स बता दिए। तो ऐसा जिस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट जनरल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि पता होना चाहिए कि बुक में ये बातें भी लिखी हुई थी और कुछ नहीं। उसके बाद एक क्वेश्चन है, आपको 3 टेस्ट ट्यूब प्रोवाइड की गई है। इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब प्रोवाइड की गई है, जिसमें से एक में तो क्या है, डिस्टिल वाटर है। 3 टेस्ट ट्यूब में से एक में तो डिस्टिल वाटर है, और अदर 2 कंटेन एन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। तो मतलब 3 टेस्ट ट्यूब है, एक में तो आपका डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर आपका न्यूट्रल होता है ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में सपोज कीजिए एसिडिक सॉल्यूशन है, और तीसरी में बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। अभी आपको दिया गया है रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर बता दिया, दे दिया, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो आप हर टेस्ट ट्यूब के कंटेंट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। लिटमस पेपर सिर्फ आपके पास रेड है, ब्लू लिटमस पेपर नहीं है, ठीक है। तो अब देखो जो रेड लिटमस पेपर है, अगर आपने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में डिप किया, जो क्या है पानी है ना, पानी के साथ वो कोई चेंज देगा नहीं देगा, ठीक है। तो उसके बाद सपोज करो आपने उसको बेसिक वाली में कर दिया डिप, थर्ड टेस्ट ट्यूब में, है ना। थर्ड में क्या होगा, वो रेड जो लिटमस पेपर है इन दी प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, रेड कलर जो है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, लिटमस पेपर का रेड कलर ब्लू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस रेड लिटमस पेपर को सेकंड टेस्ट ट्यूब में डालो, जो कि क्या है आपका एक एसिडिक सॉल्यूशन है, क्या ये वहां कोई कलर देगा, है देगा क्या, नहीं देगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम ब्लू को रेड करते हैं, रेड लिटमस पेपर के साथ वो कोई कलर शो नहीं करते, ठीक है। तो इससे आपको अभी कंफ्यूजन आ गया, क्योंकि जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब थी उसने भी रेड लिटमस पेपर के साथ कोई कलर शो नहीं किया, और जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब थी आपकी उसने भी लिटमस पेपर के साथ कोई कलर शो नहीं किया है। तो थर्ड टेस्ट ट्यूब ने ही शो किया है, इसका मतलब थर्ड में तो बेसिक है और फर्स्ट और सेकेंड में भी डाउट है। तो क्या किया जाए, लिटमस पेपर तो क्या है सिर्फ आपके पास रेड ही है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जब हमें पता चल गया है कि थर्ड हमारा बेसिक है, तो एक रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप को बेसिक में डिप कर देंगे, उससे वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, है ना, ब्लू लिटमस पेपर बन गया। अभी वो जो ब्लू लिटमस पेपर आ गया ना, उसको आप एसिडिक मीडियम में डिप करो, एसिडिक मीडियम में जो आप डिप करोगे ना ब्लू लिटमस पेपर को, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड, ब्लू से रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने उसी ब्लू लिटमस जो आपकी अभी चेंज किया आपने स्ट्रिप का कलर, उसको आप फर्स्ट वाली में लेके जाओ जिसमें क्या था, डिस्टिल वाटर, उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो आपने देखा कि जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है वहां पर ना तो रेड लिटमस के साथ कोई कलर चेंज आया है, ना ही ब्लू लिटमस के साथ कोई कलर चेंज आया है। इसका मतलब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में कोई न्यूट्रल सब्सटेंस है, दैट इज डिस्टिल वाटर, ठीक है, क्लियर।
अब सेकंड में पता चल के अरे ब्लू को रेड किया तो सेकंड में एसिडिक है एंड थर्ड में बेसिक है। तो इस तरीके से हम एक लिटमस पेपर की हेल्प से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तीन तरह के चीजों को, न्यूट्रल को भी, एसिडिक को भी और बेसिक को भी। ठीक है, क्लियर। उसके बाद है कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमने। अब यहाँ पर उन्होंने देखो कुछ आपको बताए हैं नाम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम में ही एसिड है तो पता है कि एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड H2SO4, फॉर्मूला पता होना चाहिए सबके। ठीक है, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एसिटिक एसिड। ठीक है, उसके बाद आता है, ये तो एसिड है, जबकि सबके साथ क्या लिखा है, एसिड एसिड लिखा है तो सब एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला है NaOH। ठीक है, ये क्या है आपका बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है, आप लिखते जाओ साइड की साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका बेस है। जितने भी हाइड्रोक्साइड वाले दिखेंगे ना सब बेस हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी आपका बेस है। ठीक है, क्लियर, ओके। अगर आपको मैं मिथाइल ऑरेंज दे दूं, आप आइडेंटिफाई कर लोगे ना दोनों में से, है ना, समझ में आ गया। रेड क्या, मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में तो रेड कलर देगा और बेसिक में येलो देगा। तो इनमें जो जो रेड हो रहे हैं वो तो एसिड होंगे और जो जो येलो हो रहे हैं वो बेसिक होंगे, जो कि मैंने आपको ऐसे बता दिया कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। ठीक है, ओके। यहाँ पर एक टर्म और आती है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, कई बार अक्सर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लेते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। तो ये तो अभी तक जो आपने इंडिकेटर देखे थे, इनमें अक्सर इनमें सब में क्या हो रहा था, कलर चेंज आ रहा था, है ना, कोई ना कोई, किसी का कलर कुछ हो रहा है, किसी का कलर कुछ हो रहा है। बट हमारे पास ऐसे इंडिकेटर भी हैं जिनमें जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अडर चेंज कर लेते हैं। अडर मीन्स स्मेल। ठीक है, आपको हर किसी ना किसी चीज कोई ना कोई स्मेल आती है ना, तो जो वो इंडिकेटर है ना, वो एसिडिक मीडियम में तो उनकी स्मेल अलग होगी और बेसिक मीडियम में उनकी स्मेल अलग होगी। इससे मान लो अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, कोई स्टूडेंट या कोई पर्सन विजुअली इम्पेयर्ड है, ठीक है, और वो आइडेंटिफाई करना चाहता है, सपोज करो कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। नाउ ही और शी couldn't सी, है ना, तो वो तो देख नहीं पाएगा, तो उसको वो क्या यूज करेगा, है ना, वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर यूज कर सकता है ना, क्योंकि वो स्मेल कर लेगा। स्मेल तो वो कर सकता है ना, कि अगर जैसे कि इस ये मान लो कोई आपका पर्टिकुलर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, तो ये इसकी स्मेल एसिडिक में ऐसी आ रही है और बेसिक में ऐसी आती है, अगर उसे पता होगा तो वो उसको यूज कर लेगा, है ना। तो अभी जो एक्टिविटी 2.2 है वो क्या कहती है आपको, कि आपने क्या किया है कि फाइनली चॉप्ड ऑनियंस लिए हैं, अनियंस ले लिए, उन अनियन को आपने कपड़े के टुकड़ों में बांध कर किसी टाइट बैग में रख देना है रात भर के लिए, ओवरनाइट के लिए। ठीक है, रख दिया जी, अब फ्रिज में रखना है। ठीक है, अगले दिन क्या करना है, आपने उन स्ट्रिप्स को, जो कपड़े की स्ट्रिप्स जिनमें आपने अनियन को रखा था अंदर, है ना, उनमें से 2 स्ट्रिप निकाल लो। 2 स्ट्रिप निकाल ले। अब भी क्या करो कि इस पे एक कपड़े की ड्रॉप पे, सॉरी एक कपड़े पर तो डालो HCl, डायल्यूट HCl, है ना, कुछ ड्रॉप्स HCl के डालो, दूसरे कपड़े पर डाल दो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। तो और जब डालो तो स्मेल ऑब्जर्व करो, क्या कोई स्मेल में चेंज आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी 2.2 है। आप चाहो तो घर पे कर सकते हो, पर आपके पास HCl और NaOH नहीं होंगे, तो आई विल टेल यू कि अनियन कैसे कलर स्मेल चेंज करेगा। तो अनियन जो होता है आपका, वो बेसिक मीडियम में अपनी स्मेल लूज कर देता है। ठीक है, मतलब जो अनियन की पर्टिकुलर स्मेल होती है ना, सबको पता है कैसी स्मेल होती है अनियन की, है ना। तो अगर अनियन अगर आपका जो कपड़ा जिसपे अनियन आपने चॉप करके पूरी रात भर फ्रिज में रखा है, जिसमें अनियन जूस लगा हुआ है, कहने का मतलब, ठीक है, अगर उस पर बेसिक मीडियम का कोई बेसिक सब्सटेंस अगर आपने डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के डालने पर उसके अनियन की जो स्मेल है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, जबकि अगर आपने उसके ऊपर कोई एसिड डाला ना, तो उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, उसके स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली वेनिला और क्लोव ऑयल, क्लोव समझते ना, लौंग, है ना, लौंग का तेल, वेनिला वही आइसक्रीम में डालते हो,
फ्लेवर वही वाला वनीला फ्लेवर आपका। तो वनीला और जो क्लोव ऑयल है आपकी, ये भी आपके ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। तो वनीला वनीला में क्या होता है कि ये भी क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में स्मेल डोंट गेट सप्रेस, तो इनकी जो खुशबू है वो सप्रेस नहीं, सप्रेस मतलब कम हो जाना, सप्रेस हो मतलब कम हो जाना, तो कम नहीं होती है। जैसी स्मेल पहले आ रही होती है वैसे ही आएगी अगर आपने उसको किसी एसिडिक मीडियम में रखा है वनीला को। और अगर आपने वनीला का जो सॉल्यूशन या वटेवर जो भी सब्सटेंस अगर आपने बेसिक मीडियम में रख दिया है तो उसकी जो स्मेल है वो सप्रेस हो जाएगी, मतलब स्मेल कम हो जाएगी, सप्रेस होना भी कम होना है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में तो स्मेल सप्रेस नहीं होगी, जबकि बेसिक मीडियम में स्मेल सप्रेस होगी, किसकी, वेनिला की। नाउ क्लोव ऑयल भी क्या करता है, सेम मेथड है, ज्यादा मतलब सेम मेथड क्या मतलब सेम रिजल्ट भी सेम सा ही है इन सबका। जो क्लोव ऑयल है वो डोंट चेंज इन एसिडिक स्मेल, डोंट चेंज इन एसिडिक मीडियम, जबकि इनकी जो स्मेल है वो बेसिक मीडियम में डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। बेसिक मीडियम में स्मेल चली जाएगी, एसिडिक मीडियम में नहीं जाएगी, ठीक है। तो दीज आर सम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एंड यू नो हाउ दे वर्क नाउ, ठीक है। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब एक जो अलग टॉपिक है अपना अगला, अलग बोल रही हूँ, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। ऐसा हो गया है ना कि पहले तो एडिटिंग करने में इतना टाइम लगता है वीडियो इसमें पीडीएफ में, ठीक है, फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर और क्लासेस का भी होता है ना बीच बीच में, 12th का 9th का उनका भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। मेरे गले की बैंड बजने वाली है कुछ दिनों में, ठीक है, और पर कोई बात नहीं, मैं फिर भी पढ़ाऊंगी, गला की बैंड बज भी जाए तो भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट्स विद मेटल, ठीक है। तो कैसे ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन, आपके एसिड और बेस, ठीक है। आपने एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया भी था, अभी मैं आपको याद दिला देती हूँ, ठीक है। अभी ये एक्टिविटी देखिए, फिगर 2.1 एक्टिविटी भी जो है नंबर भूल गई हूँ मैं, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अभी इसमें क्या कर रहे हैं, इस एक्टिविटी में हमने देखो ये टेस्ट ट्यूब ले ली है, एरो मेरा दिख रहा हुआ घूमता हुआ है ना, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने लिया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, इसके अंदर हमने जिंक ग्रैनुल्स डाल दिए, जिंक के कुछ कुछ टुकड़े छोटे छोटे डाल दिए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जिंक ग्रैनुल्स डालने पर ये जो जिंक है ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। रिएक्ट करने पर आपको इसमें बबल फॉर्मेशन दिखेगी, सॉल्यूशन में बबल फॉर्मेशन दिख रही है ना, ठीक है। ये जो बबल है इस यहाँ से देखो, पहले सॉल्यूशन में बने, फिर सॉल्यूशन से बाहर निकलेंगे, टेस्ट ट्यूब के ऊपर खाली वाले हिस्से में आ जाएंगे, है ना, फिर यहाँ पे इस पाइप के थ्रू ये इधर जाएंगे जाएंगे जाएंगे, और यहाँ पर जब आपने पानी में डाले, फिर ये पानी में जब ये गैस छोड़ दी ना, तो ये जो गैस के अब ये पानी के बबल के फॉर्म में ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर हमने एक बर्निंग कैंडल रख ली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैस इवोल्व हुई थी जिसके बबल्स आपको देखने को मिले थे वो आपकी हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस के बबल थे, जब आपने इसको पानी में डिलीवर किया है डिलीवरी ट्यूब के थ्रू, तो यहाँ पर सोप सोल्यूशन जब आपने इसको डिलीवर किया तो यहाँ पर बबल्स की फॉर्म में ये आने लगे, ठीक है, बबल्स की फॉर्म में बाहर आने लगे, कौन, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जैसे आप बर्निंग कैंडल यहाँ पे लेके गए हो, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे ही बबल कैंडल के संपर्क में जाएगा तो बबल फूट जाएगा, है ना, और बबल के अंदर जो गैस है वो इस बर्निंग कैंडल के कांटेक्ट में आ जाएगी, और जैसे ही हाइड्रोजन कैंडल के जलती हुई कैंडल के कांटेक्ट में आ गई तो कैसी साउंड आ जाएगी, पॉप, है ना। ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि हाइड्रोजन जो है वो बर्निंग कैंडल के साथ पास जाते ही पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे पॉप साउंड प्रोड्यूस है हमको कंफर्म हो गया, अरे ये तो अपनी हाइड्रोजन गैस है ना, ये तो अपनी वही गैस है हाइड्रोजन, है ना। तो क्या रिएक्शन हुई होगी इस पूरे एक्टिविटी में वो हम देख लेते हैं। जिंक कहीं लिखा रखी है, नहीं लिखा रखी है, हमने लिखना, हम लिखा ही रहा, मैं इधर लिख देती हूँ, यहाँ पर इन्होंने रिएक्शन लिखी ही नहीं है महाराज साहब। अच्छा ये हम लिख देते हैं आपके लिए, यहाँ पर देखिए जिंक जो है, जिंक प्लस क्या डाला है इन्होंने, हाँ देखो H2SO4, ये रहा रिएक्शन, ये हमने पिछले उसमें टाइप करी थी तो वो यहीं पे काम आ गई है।
जिंक की रिएक्शन कर दी, H2SO4 डाला है, जिंक सल्फेट बन गया है, साथ में बना है H2 गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस वही है जो यहाँ पर बाहर निकल गई है। और ये जिंक सल्फेट क्या है? जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है, ठीक है। जब भी आपकी मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करती है तो एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो जिंक सल्फेट आपका सॉल्ट हो गया और हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकल गई, ठीक है। ओके, नाउ अब आ जाओ इस पे जनरल इक्वेशन पे। जनरल इक्वेशन ये है आपकी, देखो ये याद रख लीजिए, एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल ऑलवेज गिव यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हमेशा क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। जैसे कि अभी आपने देखा कि जब आपने H2SO4 को जिंक के साथ रिएक्ट कराया, एसिड क्या था आपका? H2SO4, मेटल क्या है? जिंक है, सॉल्ट क्या बना? जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस भी बन गई, है ना। क्लियर? तो ये इक्वेशन याद रखनी है इस पूरे सेशन में, ठीक है। सेशन मतलब आपका पूरे साल भर आपने याद रखने हैं। बहुत इजी है, इतना भी मुश्किल नहीं है, हमारे बच्चे याद रखेंगे, हमें पता है ना। अभी हम देख लेते हैं बेस की रिएक्शन। अभी तो हमने देखी है एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ। नाउ वी विल सी हाउ बेस विल रिएक्ट विद मेटल, ठीक है। तो हमने बेस ले लिया अपना NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो मेरा बेस है उसको मैंने रिएक्ट करा दिया जिंक के साथ। जिंक के साथ रिएक्ट करने पर एक तो बन गया है सोडियम जिंकेट। अब ये जो कंपाउंड है इसका नाम आपने शायद पहली बार सुना हो, तो इसलिए इसका नाम और इसका फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत पूछा जाता है ये। Na2ZnO2, क्या फॉर्मूला है? Na2ZnO2 इसका फॉर्मूला है, नाम है इसका सोडियम जिंकेट और साथ में निकल रही है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रोसेस सेम है। सेम क्या हुआ कि बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, सॉल्ट भी बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं। सिमिलरली एसिड भी यही काम करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। बस फर्क क्या होगा? आपका सॉल्ट डिफरेंट होगा। एसिड वाले केस में कुछ और सॉल्ट बनेगा, बेस वाले में कुछ और बनेगा, है ना। एसिड वाले में जिंक सल्फेट बना था यहाँ पर और बेस वाले में बन गया है सोडियम जिंकेट, ठीक है। अब आ जाइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स? तो मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या था? CO3 2 नेगेटिव, है ना। कार्बोनेट क्या था? CO3 2 नेगेटिव। और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? HCO3 1 नेगेटिव, -1, ठीक है। तो HCO3 पर चार्ज रहता है -1 का और कार्बोनेट पर जो कि CO3 है उस पर चार्ज रहता है -2 का, ठीक है। तो अभी वो हो गया। नाउ एक्टिविटी देख लेते हैं क्या कहता है ये, कि मेटल कार्बोनेट और मेटल अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उनको मैं एसिड के साथ रिएक्ट कराऊं तो क्या होगा मेरा, ठीक है। तो हमने देखो एक्टिविटी में क्या लिया, हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है 0.5 ग्राम। फॉर्मूला क्या है सोडियम कार्बोनेट का? Na2CO3, ठीक है। 0.5 ग्राम ले लिया, ओके। अब इसमें क्या डाला है? दूसरी में लिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, वो भी 0.5 ग्राम ही लिया है। बाइकार्बोनेट क्या होगा? NaHCO3, ठीक है। देखो यहाँ पे CO3 पे जो चार्ज रहता है 2 नेगेटिव रहता है, इसलिए 2 सोडियम लगे हैं। HCO3 पर चार्ज -1 रहता है, इसलिए 1 सोडियम लगा है। ये ऐसे ही याद रखो, वो फॉर्मूला फॉर्मेशन, ठीक है। ओके, तो पहले टेस्ट ट्यूब में तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट है, दूसरी में सोडियम बाइकार्बोनेट है। दोनों टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दीजिए, ठीक है। जब आपने दोनों टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? वो पूछ रहे हैं आपसे, तो वो कहते हैं कि गैस प्रोड्यूस होगी इसमें, ठीक है। एक गैस इसमें भी प्रोड्यूस हो गई और वो जो गैस प्रोड्यूस हुई है दोनों टेस्ट ट्यूब में जो गैस प्रोड्यूस हुई है उसको लाइम वाटर में पास करा दीजिए। लाइम वाटर क्या है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं? लाइम वाटर, ठीक है। इसको आप स्लेट लाइम भी बोलते हो, ठीक है। तो आपको उसके बाद जब आपने उसमें गैस पास करा दी, किसमें? लाइम वाटर में, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है उसमें, तो क्या हुआ, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे हल्का सा मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो ये आपके सोडियम कार्बोनेट है और ये क्या है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। रिएक्शन होगी, गैस बनेगी, गैस बन के ऊपर जाएगी, यहाँ से इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू
कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में हमने पास कर दी है। तो हम आपको बता देते हैं कि इस रिएक्शन में जैसे ही गैस पास होती है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन था जिसे हम लाइम वाटर कहते हैं, वो मिल्की हो जाता है। वो क्या हो जाएगा? मिल्की, मिल्की अपीयरेंस आ जाएगा उसके अंदर। पहले वो क्लियर सॉल्यूशन था, अभी वो मिल्की हो गया है। तो लाइम वाटर मिल्की कब होता है? लाइम वाटर मिल्की तब होगा जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास हुई हो। तो मतलब यहाँ पर जो गैस बनी है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि उसने लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर दिया है। इससे हमको पता चल गया है कि गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। नाउ इक्वेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पर दोनों की इक्वेशन दी है, टेस्ट ट्यूब ए की भी दी है और टेस्ट ट्यूब बी की भी दी है। टेस्ट ट्यूब ए में क्या था? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है ना, HCl के साथ रिएक्ट कराया है। देखो रिएक्शन पूरी बैलेंस करके दी है। ये यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि हर रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है, आप भी जब भी पेपर में कोई भी रिएक्शन लिखें, प्रॉपर बैलेंस हो और साथ में सिंबल तो साथ के साथ लिखनी ही है। ठीक है, तो जो बना है रिएक्ट करने के बाद, NaCl बना है, पानी बना है और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। ठीक है, सॉल्ट बना है, वाटर बना है, NaCl क्या है? सॉल्ट है, और कार्बन डाइऑक्साइड बना है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर रही थी। ठीक है, सिमिलरली NaHCO3, इसमें HCl पास किया तो NaCl बना है, पानी बना है और CO2 बना है ना। तो आप कहोगे मैडम तीनों में, दोनों में चीजें तो सेम ही बन रही है ना, इसमें भी सोडियम क्लोराइड है, पानी है, CO2 है, और इसमें भी यही सब कुछ है। पर देखिए कुछ फर्क है। क्या फर्क है? जब हमने इसको बैलेंस करके देखा ना, तो हम देखा कि यहाँ पर 2 सोडियम क्लोराइड बन रहे हैं और यहाँ पर 1 बन रहा है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट के केस में जो सॉल्ट बनेगा वो ज्यादा बनता है, डबल बन रहा है एज कम्पेयर टू सोडियम बाइकार्बोनेट। बाकी रिएक्शन एज इट इज सेम है, नो चेंजेस। ठीक है, बाकी तो सेम ही है। CO2 उसमें भी निकल रहा है, उसमें भी निकल रहा है, पानी उसमें भी निकल रहा है, उसमें भी निकल रहा है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका लाइम वाटर है, जिसे स्लेट लाइम भी हम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें CO2 गैस पास करी थी ना, तो उसी के लिए रिएक्शन दिखाई है कि जब CO2 पास हुई है तो क्या बन गया है? तो बन गया है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, पानी तो पानी है, ठीक है, उसको कोई बड़ी बात नहीं। पर जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है, इसके आपको व्हाइट कलर के PPT देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई है? एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट हैं ये सोल्यूबल नहीं है, ये अलग से दिखेंगे। ठीक है, तभी जो अपीयरेंस है वो मिल्की हो गया है, क्योंकि वो जो व्हाइट कलर के PPT आ गए हैं, पूरे सॉल्यूशन में PPT आ गए हैं व्हाइट कलर के, जिसकी वजह से सॉल्यूशन मिल्की दिखने लग गया। ठीक है, तो ये कैसी रिएक्शन हुई है? कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। ठीक है, क्लियर? तो आपका ये भी आपको पता चल गया कि जो आपका लाइम वाटर था उसमें CO2 पास करने पर लाइम वाटर जो मिल्की हुआ है वो किसकी फॉर्मेशन की वजह से हुआ है? वो हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से। ओके, क्लियर? उसके बाद एक बात याद रखना कि अगर आप इस सॉल्यूशन में एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करा देते हो, इस सॉल्यूशन में, कौन से में? लाइम वाटर में। जैसे आपने थोड़ी सी पास कराई तो लाइम वाटर मिल्की हो गया। अगर आपने बहुत ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दी इसमें तो क्या होगा? तो ये पानी जो है क्लियर हो जाएगा, मतलब मिल्की नहीं रहेगा। क्यों मिल्की नहीं रहेगा? देखो जैसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई थोड़ी सी, तो आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और वाटर तो है ही है ना, रिएक्शन में वाटर बन भी रहा है और वैसे भी रिएक्शन में वाटर प्रेजेंट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट भी है, वाटर भी है। अभी एक्सेस में CO2 डाल रहे हो है ना, और CO2 डाले तो हमने CO2 और ऐड करा दी। जैसे ये तीनों चीजें फिर से एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो क्या बना लिया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लिया। तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और ये पानी में सोल्यूबल होता है। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप लाइम वाटर जो कि मिल्की हो चुका है उसमें पास कराएंगे तो वो जो लाइम वाटर है वो फिर से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड पास होगी तो ये रिएक्शन होगी जिसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा जो कि पानी में सोल्यूबल है। ठीक है, अब देखो
जो लाइमस्टोन है और चौक मार्बल है ना जो घर में होता है, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अगर किसी क्वेश्चन में चौक का जिक्र आता है, लाइमस्टोन का जिक्र आता है या मार्बल का जिक्र आता है, तो आपने समझ जाना है कि कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहा है, क्योंकि सब ये कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ठीक है, ओके तो यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन भी लिखती है कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोवाइड कराएंगे आपको। ठीक है, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में रिएक्शन में भी आपने देख लिया है। हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, नेक्स्ट टॉपिक। अब हमने मेटल की रिएक्शन पढ़ ली एसिड के साथ, बेस की रिएक्शन पढ़ ली, सॉरी मेटल के साथ है ना, मेटल की एसिड के साथ भी पढ़ ली, मेटल की बेस के साथ भी पढ़ ली। सिमिलरली मेटल कार्बोनेट्स की पढ़ ली एसिड के साथ और मेटल बाइकार्बोनेट्स की भी पढ़ ली एसिड के साथ। अभी हम किसके पढ़ रहे हैं, हम अब एसिड और बेस के पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि अगर एसिड और बेस को हमने रिएक्ट करा दिया तो क्या होगा। तो ये देखो फैमिलियर आपकी एक रिएक्शन आ गई है जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताई थी। NOH प्लस HCl आपको देते हैं NaCl प्लस H2O। ये कौन सी कैटेगरी वाली रिएक्शन याद है आपको, मैंने बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और ये जो रिएक्शन है वो एक इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि बेसिक होता है, HCl है जो कि एसिडिक होता है। जब दोनों को मिलाया जाता है तो एक सॉल्ट बनता है, एक पानी बनता है। ये जो है देखो सॉल्ट का भी pH 7 होता है और पानी का भी pH 7 है इसका। ठीक है, तो पहले तो ये लोग एसिडिक और बेसिक थे, मिलने के बाद ये न्यूट्रल हो गए हैं, है ना, तो न्यूट्रल बन गए हैं ना, एसिडिक और बेसिक से वो न्यूट्रल बन गए हैं, तो इसलिए इस रिएक्शन को नाम दे दिया हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है, डेफिनेटली है, बट ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, अभी देखो एक्टिविटी 2.6 क्या कहती है कि आपने अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 ml सॉल्यूशन लिया टेस्ट ट्यूब में, उसमें कुछ ड्रॉप्स आपने फिनोफ्थलीन की डाल दी है, क्या सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा? होगा, जरूर होगा, क्योंकि फिनोफ्थलीन एसिडिक मीडियम में तो कलर नहीं देता बट बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है, और जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो आपका बेस है, तो मतलब फिनोफ्थलीन आपका पिंक कलर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्लियर। अब HCl सॉल्यूशन लिया, अब कहते हैं कि अब ऊपर जो आपने टेस्ट ट्यूब लिया है ना उसमें HCl सॉल्यूशन डालें ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, तो क्या कोई कलर में चेंज आएगा? कलर में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप एसिड डालोगे ना तो बेस एसिड के साथ मिलकर न्यूट्रल होता जाएगा, है ना। एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पर जितना बेस आपका था वो सारा का सारा एसिड ने न्यूट्रल कर दिया है, क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन होने लग जाएगी जैसे आप उस सॉल्यूशन में एसिड डालना शुरू करोगे, है ना। तो जो पिंक कलर है वो तो बेसिक मीडियम में शो करता है ना, जब एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है तब तो मेरा मीडियम जो है वो न्यूट्रल हो रहा है, क्योंकि बन क्या रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, पानी बन रहा है, दोनों का pH 7 है। pH भी हम आगे पढ़ेंगे पर अभी जो मुंह में निकल रहा है तो सुनते जाओ। ठीक है, तो दोनों का जो pH है वो 7 है, तो इसका मतलब वो बेसिक तो नहीं है ना ही वो एसिडिक है, तो जो आपको फिनोफ्थलीन है उसका जो पिंक कलर था वो डिसअपियर हो जाएगा। किस पॉइंट पे? जहां सारा NaOH जितना उसमें प्रेजेंट था वो सारा का सारा NaOH एसिड से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वहां वो पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा और सॉल्यूशन आपका कलरलेस हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? तो आज के लिए बहुत हो चुका है, अभी जो कराया है और पिछला चैप्टर को रिवाइज करते रहें। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं, खुद को अप टू डेट रखते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस अचीव करने से नहीं रोक सकती। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।